हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी हेल्थ का भी बहुत अच्छे से ध्यान रख रहे होंगे। मैं हूं डॉक्टर सुरेश कुमार यादव और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कंबशन एंड फ्लेम के कुछ आगे के टॉपिक्स। बच्चों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने कंबशन की बात की थी, फ्यूल की बात की थी, उसकी प्रॉपर्टीज की बात की थी, है ना। आज हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले बात वापस से कंबशन की कि आखिर कंबशन क्या होता है। कंबशन आपको पता ही हो गया होगा बच्चों कि अगर किसी भी सब्सटेंस को आप ऑक्सीजन की प्रेजेंस में अगर रिएक्ट कराते हैं या हीट करते हैं और वो सब्सटेंस बर्न होके लॉट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस करता है तो उस प्रोसेस को आप क्या बोलेंगे, कंबशन, है ना। ये हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। बात करते हैं कि आखिर कंबशन के लिए किन किन चीजों की रिक्वायरमेंट है, कौन कौन सी चीजें हैं विच आर नेसेसरी फॉर कंबशन। ठीक है, तो कंबशन के लिए हमको चाहिए तीन चीजें चाहिए। एक तो कंबस्टिबल सब्सटेंस, जिसको कि आप फ्यूल भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट ऑक्सीजन और नेक्स्ट है इग्निशन टेम्परेचर। इग्निशन टेम्परेचर। ठीक है बच्चों, तो ये तीन चीजें चाहिए कंबशन के लिए। तो सबसे पहले कंबस्टिबल सब्सटेंस, आपको पता ही लग गया कि जब तक कंबस्टिबल सब्सटेंस ही नहीं होगा तो कंबशन प्रोसेस कैसे होगी, है ना। नेक्स्ट इज ऑक्सीजन। आपको पता ही है कि ऑक्सीजन इज अ सपोर्टर ऑफ कंबशन। तो जब तक ऑक्सीजन नहीं होगी कंबशन प्रोसेस नहीं होगा। ठीक। नेक्स्ट इज इग्निशन टेम्परेचर। इग्निशन टेम्परेचर क्या है, द मिनिमम टेम्परेचर एट विच अ सब्सटेंस स्टार्ट्स बर्निंग, उसी को तो हम लोग क्या कहते हैं, इग्निशन टेम्परेचर, है ना। तो ये तीन चीजें चाहिए आपको कंबशन करने के लिए या किसी भी कंबशन प्रोसेस में ये तीन चीजें चाहिए। ठीक है, अब अगर ये तीन चीजें रिक्वायर्ड है कंबशन के लिए तो ऑब्वियसली अगर कहीं कंबशन हो रहा है और उस कंबशन को हमें रोकना है या उसको बुझाना है या एक्सटिंग्विश करना है तो उस केस में हमें क्या करना पड़ेगा, इन तीनों में से एक या एक से ज्यादा चीजों को आप कम कर दीजिए तो कंबशन अपने आप रुक जाएगा, है ना। ये लॉजिक है। तो बारी बारी से जरा डिस्कस करते हैं कि आखिर कैसे कैसे कंबशन को हम लोग चेक कर सकते हैं, स्टॉप कर सकते हैं या एक्सटिंग्विश कर सकते हैं। तो सबसे पहले मान लीजिए अगर हम पहले फैक्टर की बात करें, कंबस्टिबल जो सब्सटेंस है अगर उसको हटाने की हम लोग बात करते हैं तो एक एग्जांपल समझिए। मान लीजिए हमारे घर में एक वुडन अलमीरा है, ठीक है, और उसमें आग लग गई है। तो क्या हमारे लिए ये आसान हो पाएगा कि हम वुडन अलमीरा जिसमें कि आग लग गई है उसको उठाकर घर से बाहर लेके जाए ताकि बाकी चीजों में आग ना लगे? क्या ये पॉसिबल है? ये थोड़ा मुश्किल काम है, थोड़ा सा डिफिकल्ट काम है कि एक चीज तो पहले से ही बर्न हो रही है फिर हम उसको उठाकर घर से बाहर लेके जाए ताकि बाकी चीजों को बचा सके। तो ये मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग नहीं करते हैं, है ना, कि जो कंबस्टिबल सब्सटेंस है उसी को हटा रहे हैं। ये मोस्ट ऑफ द टाइम केसेस में नहीं हो रहा है। अगर कोई डिसकंटिन्यूअस चीज है तब तो आप चलिए ठीक है, पीछे का आप पोर्शन हटा सकते हैं, जो कंबशन है वो उसको छोड़ दीजिए, बाकी रिमेनिंग पोर्शन हटा दीजिए, वो तो पॉसिबल है। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम में ये चीज हो नहीं पाती है। तो हो क्या पाता है, ऑक्सीजन। आपको पता ही है कि ऑक्सीजन जो है वो कंबशन के लिए बहुत ही जरूरी है बिकॉज इट सपोर्ट्स कंबशन। तो अगर आप ऑक्सीजन की सप्लाई को कट ऑफ कर देते हैं, ऑक्सीजन की सप्लाई को अगर आप कट ऑफ कर देते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, आप कंबशन प्रोसेस को स्लो डाउन और इवेंचुअली फिर उसको स्टॉप भी कर सकते हैं। ठीक। तो अब सवाल आया कि भाई हम ऑक्सीजन की सप्लाई को कैसे कट ऑफ करेंगे? क्या वहां की सारी एयर हटा देंगे, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, तो बहुत बार अगर आप पढ़ेंगे तो आपको कहा गया है कि जो ब्लैंकेट है, थिक कॉटन या थिक ब्लैंकेट से आप जो भी चीज पर आग लगी है उसको आप कवर अप कर दीजिए, रैप कर दीजिए। तो सही मायनों में देखें, अगर प्रैक्टिकली देखें बच्चों, तो ये भी बड़ा कठिन काम है। कैसे? एक एग्जाम्पल समझिए कि मान लीजिए आप ऑफिस में हैं, किसी ऑफिस में है और वहां पर सडनली आग लग गई है। अब आप ब्लैंकेट कहां ढूंढेंगे? ऑफिस में तो कहीं ब्लैंकेट आपको मिलेगा ही नहीं,
है ना, नहीं मिलेगा, कतई नहीं मिलेगा। तो क्या ये है कि आप पहले घर भागेंगे, ब्लैंकेट लेके आएंगे, फिर आदमी को बचाएंगे? नहीं, ये भी पॉसिबल नहीं है। तो पहले थोड़ा सा समझते हैं कि आखिर ब्लैंकेट कैसे काम करता है, फिर हम इसको आगे और टेकअप करते हैं, ठीक है। मान लीजिए ये हमारे पास में एक इंडिविजुअल है जिसको आग लग गई है, या मतलब जो आग में जल रहा है, ठीक है, और हम इसको बचाना चाहते हैं। तो अगर आप ब्लैंकेट जब इसको उड़ाते हैं, ब्लैंकेट से जब आप इसको कवर करते हैं, तो कैसे काम करता है ब्लैंकेट, पहले ये समझिए। भाई ब्लैंकेट काफी अगर थिक सा होगा तो उसमें एयर की सप्लाई, जो एयर है उसका पैसेज ब्लॉक हो जाएगा। जब एयर का पैसेज ब्लॉक होगा तो ऑक्सीजन अंदर की पूरी जब कंज्यूम हो जाएगी तो फायर अपने आप एक्सटिंग्विश हो जाएगी, है ना। क्या ये पॉइंट समझ में आया? लेकिन ये बड़ा कठिन काम है बच्चों, क्योंकि हर जगह ब्लैंकेट की अवेलेबिलिटी वो होती नहीं है। तो ब्लैंकेट की जगह हम बहुत थिक पर्दे यूज कर सकते हैं, कोई भी क्लॉथ थिक हो, बड़ा हो, उसको आप यूज कर सकते हैं। लेकिन आजकल ऑफिसेज में पर्दे भी नहीं है, वहां पर तो ब्लाइंड्स यूज हो रही हैं। तो इन केस ऑफ फायर ना कंबल है ना ब्लाइंड है, फिर आप आदमी को कैसे बचाएंगे? वहां पर हम लोग यूज करते हैं फायर एक्सटिंग्विशर, ठीक है। हम लोग वहां पर क्या यूज करते हैं? फायर एक्सटिंग्विशर। फायर एक्सटिंग्विशर। तो फायर एक्सटिंग्विशर का काम क्या होता है? वो ऑक्सीजन की सप्लाई को कट ऑफ करता है, ठीक है। अब ये ऑक्सीजन की सप्लाई को कैसे कट ऑफ करेगा, इसको थोड़ा सा समझते हैं। तो जो फायर एक्सटिंग्विशर होगा उसमें सिंपल कंसेप्ट है कि वहां पर जो भी फायर एक्सटिंग्विशर है वो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है। जो फायर एक्सटिंग्विशर है वो प्राइमरीली कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है, वो प्रोवाइड करता है। देखिए फायर एक्सटिंग्विशर भी कई टाइप के हैं, फोम टाइप है, पाउडर टाइप है, लिक्विफाइड कार्बन डाइऑक्साइड टाइप है, ठीक है। तो अभी हम सबसे सिंपलेस्ट की बात करें, प्राइमरीली जो भी फायर एक्सटिंग्विशर है वहां पर वो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। अब सवाल आता है कि भाई कार्बन डाइऑक्साइड से ऑक्सीजन की सप्लाई कट ऑफ कैसे हो जाती है? तो सोचने वाली बात है ना। अगर आप बच्चों कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूलर मास देखेंगे, मॉलिक्यूलर वेट देखेंगे, तो वो होता है 44। एयर का देखेंगे तो उसका जो एवरेज मास आता है वो अराउंड 28 आता है। ऑक्सीजन देखेंगे तो वो अराउंड 32 है, ऑक्सीजन का 32 होता है। तो इन सब में सबसे हैवियर क्या है? सबसे हैवियर है कार्बन डाइऑक्साइड। तो थोड़ी देर ब्लैंकेट हटा दें, इनका ब्लैंकेट हटा देते हैं, और इनके ऊपर अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड बहुत सारी स्प्रे करते हैं तो क्या होगा? जब कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि वो हैवी है, तो कार्बन डाइऑक्साइड नीचे से कट डाउन होगी, तो कार्बन डाइऑक्साइड इनके पास आ गई। एज ए रिजल्ट क्या होगा? जो एयर है वो कार्बन डाइऑक्साइड के सेकंड लेट, मान लीजिए ये वाले हम एयर दिखा रहे हैं, यहां तक कार्बन डाइऑक्साइड है और ये एयर है, ठीक है। तो होगा क्या कि कार्बन डाइऑक्साइड नीचे है, डायरेक्ट कांटेक्ट में है, और उसके ऊपर क्या होते जाएगी? एयर। कार्बन डाइऑक्साइड की लेयर जितनी ठीक करते जाएंगे उतनी जल्दी फायर एक्सटिंग्विश हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ये हैवी है, जो भी चीज हैवी होगी वो नीचे सेटल डाउन होगी, है ना। अब बात करते हैं कि आखिर ये फायर एक्सटिंग्विशर है ये कैसे काम करता है। काम कैसे करता है वो तो आपको समझ में आ गया कि कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करेगा और बाकी काम कार्बन डाइऑक्साइड ही करेगी। सवाल आता है कि ये कार्बन डाइऑक्साइड कैसे प्रोड्यूस करता है, ठीक है। तो जो हम यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं पाउडर टाइप फायर एक्सटिंग्विशर। पाउडर टाइप, क्योंकि अलग अलग टाइप के फायर एक्सटिंग्विशर हैं, लेकिन हम सबसे कॉमन जो है पाउडर टाइप, जो कि आप हर जगह इसको पाएंगे, चाहे सिनेमा हॉल्स हो, चाहे मॉल्स हो, चाहे आप खुद की कोचिंग है उसमें भी देख सकते हैं। जो रेड कलर के सस्पेंडेड हैं सिलेंडर्स, वो पाउडर टाइप फायर एक्सटिंग्विशर होते हैं। तो पाउडर टाइप क्यों, इसको समझते हैं। क्योंकि यहाँ इसमें भरा हुआ होता है सोडियम बाइकार्बोनेट, NaHCO3 प्लस H2SO4। जब ये रिएक्ट करते हैं तो ये बनाते हैं Na2SO4 प्लस CO2 प्लस H2O। तो ये जो CO2 बना है बच्चों, यही रिस्पॉन्सिबल है फायर को एक्सटिंग्विश करने के लिए। जो फ्रेशली प्रिपेयर CO2 है वही रिस्पॉन्सिबल है फायर को एक्सटिंग्विश करने के लिए। अब कैसे काम होता है थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करते हैं। ये मान लीजिए हमारे पास एक पाउडर टाइप हम सिलेंडर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें नीचे की तरफ भरा होता है क्या? सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3। ऊपर आइदर
प्लास्टिक की बॉटल या ग्लास की बॉटल या पॉलीकार्बोनेट की बॉटल में थोड़ा सा भरा हुआ होता है क्या, सल्फ्यूरिक एसिड। तो नॉर्मल कंडीशंस में जब फायर एक्सटिंग्विशर ऐसे टंगा हुआ है तो सल्फ्यूरिक एसिड सोडियम बाइकार्बोनेट कांटेक्ट में नहीं आ रहे, कोई रिएक्शन नहीं होगी, ठीक है। लेकिन जब भी आप फायर एक्सटिंग्विशर चलाना शुरू करते हैं तो होता क्या है कि सबसे पहले आप एक पिन निकालते हैं, हैंडल प्रेस करते हैं, जैसे ही हैंडल प्रेस करते हैं वैसे कार्बन डाइऑक्साइड का प्रोडक्शन शुरू हो जाता है। अब सवाल आया कि हैंडल प्रेस करने से हुआ क्या, हैंडल के नीचे जुड़ी हुई होती है एक नीडल, पिन कह सकते हैं उसको भी आप। जब आप इसको प्रेस करेंगे तो पिन से ये जो ग्लास बॉटल है या जो प्लास्टिक की बॉटल है ये हो जाएगी रप्चर। जब ये रप्चर हो जाएगी तो क्या होगा, जो सल्फ्यूरिक एसिड भरा हुआ था वो धीरे से आ जाएगा किसके साथ कांटेक्ट में, सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ में। और जैसे ये कांटेक्ट में आएगा विग्रसली रिएक्शन शुरू होगी और कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन शुरू हो जाएगा। और कार्बन डाइऑक्साइड जब निकलेगी तो उसी से आप फायर को क्या कर सकते हैं, एक्सटिंग्विश कर सकते हैं। ये पाइप आ गया और यहां से आप कार्बन डाइऑक्साइड खूब सारी निकल रही है जिसको कि आप यूज कर सकते हैं फायर को एक्सटिंग्विश करने के लिए, है ना, सिंपल बात। तो जो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड है जो प्रोड्यूस हो रही है वही इवेंचुअली फायर को एक्सटिंग्विश करेगी, ठीक। तो कार्बन डाइऑक्साइड तो इसमें भरी नहीं थी, लेकिन आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि जब भी आप सिलेंडर देखते हैं तो उसके ऊपर एक ऐसी नॉब सी बनी हुई होती है और उसमें नीडल प्रेजेंट होती है जो कि ग्रीन जोन में होनी चाहिए तभी ये ठीक ठीक काम कर पाएगा, ऐसा लिखा रहता है इंस्ट्रक्शन में। फिर आखिर ये जो नीडल है ये प्रेशर किस चीज का दिखाती है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड तो उसमें भरी ही नहीं है, इसमें तो पाउडर भरा हुआ है जो रिएक्ट करके फ्रेशली कार्बन डाइऑक्साइड प्रिपेयर करता है। तो नीडल क्या दिखाती है, चलिए एक पहले एक एग्जाम्पल समझते हैं, ठीक है। मान लीजिए यहां पर फायर है और यहां पर हम खड़े हुए हैं, ठीक, ये हम खड़े हुए हैं और हमारे पास में ये फायर एक्सटिंग्विशर है, मान लिया हमने, ये पता नहीं कैसा फायर एक्सटिंग्विशर है लेकिन मान लीजिए, ठीक है। और अभी जो है बहुत कम कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें फायर के बहुत ही पास आकर उस फायर को बुझाना पड़ेगा, है ना। या आप ऐसे कह सकते हैं कि हमें आग बुझाने के लिए आग में कूदना पड़ेगा तब तो हम उसको बुझा पाएंगे। चलिए और सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए या आपके घर में कुछ पौधे लगे हुए हैं, प्लांट्स लगे हुए हैं और यहाँ पर आप खड़े हुए हैं और आपके हाथ में वो जो गार्डन वाली पाइप होती है, ठीक है, वो है, ठीक है। तो दो तरीके हैं, अगर पानी का प्रेशर कम है तो आपको हर प्लांट के पास जाके थोड़ा थोड़ा पानी पाइप से देना पड़ेगा, ठीक, एक तो ये कंडीशन है। दूसरी कंडीशन क्या है कि आपने पाइप को आगे से थोड़ा सा दबा लिया, प्रेशर ज्यादा हो गया, आप दूर से खड़े होकर क्या करेंगे, स्प्रे कर देंगे, तो दूर रह के भी आप पेड़ों में पानी डाल सकते हैं, है ना। सेम चीज यहां पर भी है बच्चों, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड जो नई फ्रेश बन रही है उसका प्रेशर बहुत ज्यादा नहीं है, तो आपको इस कार्बन डाइऑक्साइड से अगर बुझाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आग बुझाने के लिए आग में कूदना पड़ेगा, ठीक है। तो ये जो नीडल बताती है इसमें एक प्रोपेलेंट होता है जो होता है नाइट्रोजन प्रोपेलेंट होता है। तो नाइट्रोजन जैसे नीडल जब प्रेस करते हैं, नॉब दबाते हैं तो बहुत सारी नाइट्रोजन निकलती है, उसके साथ साथ प्रेशर से कार्बन डाइऑक्साइड भी बहुत दूर तक चली जाती है। कहने का मतलब ये हुआ कि आप काफी सेफ डिस्टेंस से रहते हुए भी आप फायर को एक्सटिंग्विश कर सकते हैं। क्या ये पॉइंट समझ में आया बच्चों, ये बहुत समझना जरूरी है। आखिर नीडल प्रेशर किसका बताती है, नीडल प्रेशर बताती है नाइट्रोजन का। अगर प्रेशर कम है मतलब सही से कार्बन डाइऑक्साइड दूर तक प्रोपेल नहीं हो पाएगी, बाकी सारी रिएक्शन तो होगी लेकिन प्रोपेल नहीं हो पाएगी। इसीलिए जब भी सिलेंडर्स होते हैं उनकी कांस्टेंट टेस्टिंग होती है, ठीक है। तो अगर नाइट्रोजन की नीडल, ये जो नीडल सही जगह पर है तो कार्बन डाइऑक्साइड जो बनेगी वो काफी दूर तक कैरी आउट करके ले जाएगा और फिर फायर एक्सटिंग्विश हो जाएगी। बच्चों मॉक ड्रिल आपने सुना होगा, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स में मॉक ड्रिल होती है। मॉक ड्रिल का मतलब क्या हो गया कि ऐसी सिचुएशंस क्रिएट की जाती हैं और आपको प्रिपेयर किया जाता है कि इन केस ऑफ इमरजेंसी आप खुद को और बाकी लोगों को भी सेव कर सकें, ठीक है। अब होता क्या मॉक ड्रिल में, इस बच्चों इस चीज को समझिए। मॉक ड्रिल में जैसे मान लीजिए हमने कहीं आग जला दी, ठीक है, फिर फायर एक्सटिंग्विशर से आपको आग बुझानी होगी फॉर एग्जांपल, ठीक। अब होता क्या, थोड़ा सा यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं कि मान लीजिए किसी रूम में आग लग गई, ठीक है, किसी रूम में आग लग गई, तो एज स्टूडेंट हम लोग क्या कर सकते हैं।
देखिए बहुत बार तो खुद को बचा कर रखना ही एक अपने आप में, इतना आप कर लें तब भी बहुत बड़ी चीज है। होता क्या है कि हम लोग बहुत जल्दी से पैनिक हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं और इधर उधर भागने लगते हैं। ठीक है, तो इससे हो क्या रहा है, जब आप इधर उधर भागेंगे बच्चों तो इससे क्या होगा जरा आप बताइए कि जो फ्यूम्स हैं, जो स्मोक है, स्मोक की फीलिंग जो होती है ऊपर से नीचे की तरफ होगी, ऊपर से नीचे की तरफ होती है फीलिंग्स। ठीक है, रूम के ऊपर पहले सबसे ज्यादा स्मोक होगा, फिर नीचे, फिर नीचे, फिर नीचे। तो जब आप इधर उधर भाग रहे हैं तो क्या होगा, आप दो काम कर रहे हैं। एक तो आप बहुत सारी एनर्जी खर्च कर रहे हैं, ठीक है। दूसरा, आप बहुत सारा स्मोक इनहेल कर रहे हैं जो कि सफोकेशन कॉज करता है, जो कि फेटल हो सकता है। तो जब भी ये सिचुएशन होती है बच्चों, आपको सिंपल काम करना है, अपने आप को जमीन से फ्लोर के जितने पास ले जा सकते हैं ले जाइए। ठीक है, क्योंकि फ्लोर के पास सबसे देर में वो स्मोक आएगा, इस चीज को समझना जरूरी है। और बैलेंस जरूरी, बैलेंस का मतलब देखिए, अगर बहुत सारा मतलब, ठीक है पहले मैं इसको एक्सप्लेन कर दूं। जब आप फ्लोर से बहुत क्लोज रहेंगे ना तो धुआं काफी ऊपर रहेगा, तो आप आसानी से क्रॉल करके इधर उधर जा सकते हैं। ठीक है, अब दूसरी कंडीशन देखिए कि अभी धुआं बहुत भरा नहीं है और आप क्रॉल कर रहे हैं 10 मीटर की दूरी पर, भाई जरूरत नहीं है। जब धुआं उतना ज्यादा नहीं है तो आप भाग के जा सकते हो। तो ये आपको बैलेंस देखना पड़ेगा। धुआं बहुत ज्यादा है, आप तब अपने आप को मिनिमाइज, मतलब एकदम नीचे रखिए, तो उसमें आप मिनिमम स्मोक इनहेल कर पाएंगे और आप काफी देर तक सर्वाइव कर सकते हैं। फिर आसपास जो भी फायर एक्सटिंग्विशर है उसको आप यूज करके फायर को एक्सटिंग्विश करने की कोशिश करेंगे, राइट। दूसरे टाइप के फायर एक्सटिंग्विशर भी होते हैं जिसमें कि कंप्रेस्ड CO2 भरी हुई होती है। कंप्रेस्ड CO2 वो इंडस्ट्रियल यूज में ज्यादा होते हैं कि जहां पर मतलब लार्ज क्वांटिटी में आपको कार्बन डाइऑक्साइड की रिक्वायरमेंट पड़ सकती है। जैसे मान लीजिए थर्मल पावर प्लांट है, ठीक है, वहां पर जरूरत होगी तो वहां पर बहुत सारी कार्बन डाइऑक्साइड की रिक्वायरमेंट हो, क्योंकि अगर एक बार इलेक्ट्रिसिटी से शॉर्ट सर्किट हुआ तो वो जल्दी से बुझना नहीं है, तो वहां पर कार्बन डाइऑक्साइड की लार्ज क्वांटिटी की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक, अब CO2 जो है बहुत सारे फायर्स के लिए आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, अभी इसको थोड़ा सा और टेकअप करते हैं। नेक्स्ट जो फायर एक्सटिंग्विश करने का जो तरीका है कि आप किसी भी सब्सटेंस का इग्निशन टेम्परेचर बढ़ा दीजिए। इग्निशन टेम्परेचर, इग्निशन टेम्परेचर का मतलब समझिए बच्चों कि इग्निशन टेम्परेचर हम लोग कैसे बढ़ाएंगे। अगर आप थोड़ा सा देखें कि मान लीजिए ये रूम है हमारे पास में और यहाँ पर कुछ चीज जल रही है, ठीक है, तो अगर हमें रूम को बचाना होगा तो हम क्या करेंगे, क्योंकि हम पहले वाला एग्जांपल ही लेते हैं। हमारे घर में जो वुडन अलमीरा थी, तो अगर आग लगेगी तो हम क्या करेंगे, जो उसके आसपास की चीजें हैं पहले उस पर पानी डालना शुरू करेंगे। क्यों, ताकि उन सब चीजों का इग्निशन टेम्परेचर बढ़ जाए और वो बहुत देर में जले। इग्निशन टेम्परेचर पानी डालने से बढ़ जाता है और क्या होता है कि अब जो सब्सटेंस है या जो चीजें हैं वो बहुत देर में जलेंगे। सिंपल एग्जांपल देखिए, अगर आपके पास में ड्राई लीफ है और एक हमारे पास में ग्रीन लीफ है, तो जो ड्राई लीफ है वो बहुत जल्दी से बर्न करेगी और जो ग्रीन लीफ है वो बहुत देर में बर्न करेगी। रीजन क्या है, रीजन ग्रीन लीफ में बहुत सारा वाटर प्रेजेंट है, इसकी हाई वाटर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की वजह से जो सब्सटेंस है वो बहुत देर में बर्न करेगा। तो जहां पर भी वाटर कंटेंट है वो इग्निशन टेम्परेचर को इंक्रीज कर देता है। अभी हम लोग एक्टिविटी भी देखेंगे। तो जो फायरमैन है, फायरमैन क्या करेंगे, अगर आग यहाँ है तो पहले आसपास की चीजों को वेट करना शुरू करेंगे, तब धीरे धीरे आग की तरफ बढ़ेंगे ताकि जो फायर का स्प्रेड है उसको चेक किया जा सके। इन द सेम वे जब भी फॉरेस्ट फायर है, मान लीजिए ये फायर है और ये फॉरेस्ट फायर इस डायरेक्शन में मूव कर रही है। आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि जो ऑस्ट्रेलिया है या कैलिफोर्निया, इन सब जगहों पर बहुत जल्दी जल्दी आग लग जाती है, तो जो हेलीकॉप्टर से पानी गिराते हैं, क्या पानी इधर गिराएंगे फायर की तरफ? नहीं, कोई फायदा नहीं होगा, सब पानी इवेपोरेट हो जाएगा। तो वो बेसिकली क्या करते हैं, जिस डायरेक्शन में फायर बढ़ रही है तो जंक्शन के आसपास इस रीजन में वो पानी गिराना शुरू करते हैं। रीजन बीइंग ताकि फायर के स्प्रेड को चेक कर सके। अगर इस रीजन में गिराएंगे तो यहाँ पर क्या होगा, जो सब्सटेंस है उसका इग्निशन टेम्परेचर बढ़ेगा, फायर का जो रेट है मूवमेंट का आगे वो धीरे धीरे स्लो डाउन होगा और धीरे धीरे करके चीजें एक्सटिंग्विश हो जाएंगे। तो पर्पस क्या है, पर्पस ये है कि आप इस डायरेक्शन से वाटर की स्प्रिंकलिंग करते हैं। अगर आप बहुत दूर भी करें तब भी कोई फायदा नहीं, कि जब तक फायर पहुंचेगी तब तक वो पहले ही इवेपोरेट हो चुका होगा। तो जंक्शन के आसपास करते हैं ताकि फायर का जो स्प्रेड है वो चेक हो जाए और फिर इस डायरेक्शन में आगे बढ़ते हैं, ताकि फायर को आप एक बार सब्सटेंस खत्म हो जाएगा, जो कंबस्टिबल सब्सटेंस है, जब वही खत्म हो गया तो उस केस में क्या होगा, उस केस में होगा फायर अपने आप बुझ जाएगी, है कि नहीं।
यहीं पर हम लोग एक बात कर लेते हैं कि जो हमारे पास ऑयल वेल्स हैं, ये मान लीजिए हमारे पास ऑयल है, ठीक है, ऑयल का वेल नहीं मिल रहा है तो आप क्या कर सकते हैं, एक ग्लास में आप पेट्रोल ले लीजिए और उसमें आग लगाते हैं, आग लगा दी अनु मलिक वाला याद, यस। तो इस पेट्रोल में अगर हम आग लगाते हैं और इसको वाटर से बुझाने की कोशिश करते हैं तो क्या ये बुझ पाएगा? नहीं बुझ पाएगा। क्यों नहीं बुझ पाएगा? क्योंकि मान लीजिए ये हमारे पास में ऑयल था, ठीक है, जब हम इसमें वाटर ऐड करेंगे बच्चों तो आपको पता है कि वाटर की डेंसिटी ज्यादा होती है। जब वाटर की डेंसिटी ज्यादा होगी तो वाटर तो नीचे सिंक कर जाएगा ना, ये पूरा जो भी वाटर ऐड किया वो इधर आ जाएगा। तो अभी भी तो ऑयल सरफेस पर ही है तो ऑयल बर्न होता रहेगा, है ना। तो जब भी ऑयल को आपको बुझाना होता है तो वहां पर फोम टाइप फायर एक्सटिंग्विशर काम आते हैं, फोम टाइप। कार्बन डाइऑक्साइड क्यों नहीं काम करेगा? वो तो तुरंत ही आग की वजह से ऊपर उड़ जाएगा। तो फोम टाइप वहां पर यूज किया जाता है ताकि वो सरफेस पर नॉन ब्रेकेबल फोम बना ले, जिसकी वजह से जो ऑक्सीजन की सप्लाई है वो कट ऑफ हो जाए और धीरे धीरे करके ये जो फायर है वो रुक जाए। ठीक है, क्या ये बात समझ में आया? तो फायर एक्सटिंग्विशर का जो प्राइमरी काम है कार्बन डाइऑक्साइड का प्रोडक्शन है। कार्बन डाइऑक्साइड कैसे फायर को चेक करता है? क्योंकि उसका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा है, सबसे नीचे की तरफ सेटल डाउन हो जाएगा, एयर की सप्लाई को कट ऑफ कर देगा, और जब एयर की सप्लाई कट ऑफ हो जाएगी तो क्या हो जाएगा? वो धीरे धीरे करके रिड्यूस हो जाएगा। ये पावर नहीं है, सॉरी, ये पाउडर है, पाउडर टाइप, पावर टाइप नहीं होगा, पाउडर टाइप होगा, सॉरी। ठीक है, क्या ये बात बच्चों समझ में आ गई? इस चीज को तो समझ सकते हैं। अब एक एक्टिविटी करके देखते हैं। ये एक्टिविटी आप लोग घर में भी कर सकते हैं, बहुत सेफ है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। पेट्रोल वाली चाहे तो ना करिएगा, लेकिन जो अभी एक्टिविटी बताने जा रहे हैं ये आप कर भी सकते हैं, और बल्कि सब लोग करिएगा। ये क्या करना है, सबसे पहले आपने लेना है 2 कैंडल्स, ठीक है, 2 कैंडल आपको लेनी है, और 2 पेपर कप जिसमें आप कोल्ड ड्रिंक पीते हैं चाहे चाय पीते हैं, ठीक है, पेपर कप आप ले लीजिए। तो अगर एक सेटअप में आपने ये कोल्ड ड्रिंक, ये आपने क्या रखा, कैंडल रखा, ये कैंडल मान लीजिए है, और इसके ऊपर आपने पेपर कप रखा, और पेपर कप अभी एम्प्टी है। अगर एम्प्टी है तो जैसे ही आप रखेंगे तो क्या होगा, ये पेपर कप बर्न आउट हो जाएगा, जल जाएगा, ठीक है, बर्न हो जाएगा। लेकिन अगर दूसरे सेटअप में आप देखिए, ये हमने कैंडल बना दी, दूसरे सेटअप में भी आपने क्या कर रखा, ये पेपर कप रखा, थोड़ा छोटा हो गया इस बार, और इसमें आपने भर दिया वाटर। तो होगा क्या कि इस केस में ये वाला पेपर कप बर्न नहीं होगा। क्यों नहीं बर्न होगा बच्चों? क्योंकि समझिए भाई, इसमें क्या था कि जो भी हीट मिल रही थी वो कौन एब्जॉर्ब कर रहा था? खाली पेपर ही एब्जॉर्ब कर रहा था। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा तो एक टाइम आएगा कि जो टेम्परेचर होगा पेपर के इग्निशन टेम्परेचर से ज्यादा हो जाएगा, और जब पेपर के इग्निशन टेम्परेचर से ज्यादा हो गया तो पेपर बर्न हो जाएगा। ठीक है, लेकिन दूसरे केस में जो भी हीट एनर्जी पहले कौन एब्जॉर्ब कर रहा है, पेपर, और वहां से कौन एब्जॉर्ब कर ले रहा है, वाटर। मतलब पेपर के पास तो कुछ एनर्जी बची नहीं रही, क्योंकि सारा का सारा वाटर एब्जॉर्ब कर ले रहा है। तो जब पेपर से सारा का सारा वाटर हीट एब्जॉर्ब कर ले रहा है तो जो पेपर का टेम्परेचर कभी इग्निशन टेम्परेचर तक पहुंच ही नहीं पाएगा, तो उस केस में जो ये पेपर होगा वो बर्न नहीं करेगा। सेम एग्जांपल आप कर सकते हैं, सेम एक्टिविटी कर सकते हैं बलून के साथ में भी। 2 बलून लीजिए, एक में हवा भरिए, एक में थोड़ा पानी भी भर दीजिए, फ्लेम के ऊपर रखेंगे, बलून तुरंत ही बर्स्ट हो जाएगा। सेकेंड केस में आप थोड़ी देर तक रखेंगे तब भी बर्स्ट नहीं होगा। रीजन भी क्योंकि जो भी हीट है वो सब वाटर एब्जॉर्ब कर लेगा, तो बलून आपका फटने से बच जाएगा। ठीक है बच्चों, तो अभी आप लोगों ने देखा कि कंबशन के लिए हमारे पास 3 रिक्वायरमेंट है, कंबस्टिबल सब्सटेंस, ऑक्सीजन और इग्निशन टेम्परेचर। और कंबशन को चेक करने के लिए भी इनमें से अगर एक या एक से ज्यादा सब्सटेंस को आप हटा देते हैं, रिमूव कर देते हैं, तो वहां पर क्या हो जाएगा, आप फायर को रोक सकते हैं। यहां पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और है कि अगर इलेक्ट्रिसिटी की वजह से फायर कॉज हुई है, शॉर्ट सर्किट की वजह से फायर कॉज हुई है, तो उस केस में हम लोग वाटर नहीं प्रीफर करते हैं। क्यों नहीं प्रीफर करते हैं? क्योंकि वाटर या टैप वाटर इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, है ना भाई। प्योर वाटर, हम लोग डिस्टिल वाटर तो लेके चलते नहीं है, टैप वाटर ही लेके चलते हैं, दैट इज गुड कंडक्टर। मूवी याद है ना, 3 इडियट्स? समझ में आ गया कि क्या हो जाएगा, शॉक लग जाएगा, राइट। तो यहां पर भी है कि अगर आप वाटर यूज करते हैं अगर ऐसी फायर में, तो शॉक लग सकता है। इसीलिए जब भी फायरमैन होते हैं तो वो सबसे पहले पता करते हैं कि फायर का कॉज क्या है।
लेकिन अगर इसमें बहुत ज्यादा टाइम जा रहा है तो यूजुअली मोस्टली यही काम होता है कि जिस भी बिल्डिंग पे आग लगी है सबसे पहले उसकी इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई बंद कर दी जाती है ताकि फायर और ना स्प्रेड हो। और अगर एक बार इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई स्विच ऑफ हो गई है तो वहां पर मोस्ट ऑफ द टाइम वाटर यूज कर सकते हैं, लेकिन ये अवॉइड ही करना चाहिए क्योंकि बहुत सारे इक्विपमेंट्स हैं। फॉर एग्जांपल आप समझिए, हमने घर की मान लीजिए मेन सप्लाई स्विच ऑफ कर दी, ठीक है, लेकिन हमारे घर में इन्वर्टर तो है, वो हर ऑफिस में होता है, वो तो जितनी लाइटें हैं कनेक्शन वो सब चालू होंगी, है ना, तो वहां पर वाटर यूज करना एक फेटल हो सकता है। तो इसीलिए जहां पर भी इलेक्ट्रिसिटी की वजह से क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी की वजह से फायर कॉज हुई है वहां पर वाटर अवॉइड किया जाता है। कभी भी बच्चों अगर थोड़ा टाइम मिले गूगल कीजिएगा, आप नई डिवाइसेस आई हैं, नए बलून्स आए हैं, नई बॉल्स आई हैं जिनकी वजह से या जिनसे आप फायर एक्सटिंग्विशर का काम ले सकते हैं। थोड़ा सा सर्च कीजिएगा कि अभी ये रिसेंट टेक्निक्स हैं, इवन साउंड वेव्स को भी यूज करके फायर को ब्लो ऑफ करने की कोशिश की जा रही है, तो थोड़ा सा इसको गूगल भी करिएगा, ठीक है। तो बच्चों आई होप आपको कंबशन की रिक्वायरमेंट और कंबशन को कैसे चेक कर सकते हैं ये चीजें समझ में आई होंगी, ठीक है। तो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में सब्सिक्वेंट टॉपिक्स के लिए। टिल देन स्टे फिट एंड स्टे हेल्दी।